काली गोरी बहन को मिला जादुई सोने और चांदी का फ्रॉक। अरे आज तो बहुत देर हो गई, जल्दी जल्दी रसोई का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मुझे घर की सफाई भी करनी है। सुहानी इतना कह ही रही होती है कि तभी उसकी सौतेली माँ सुषमा वहाँ पर आ जाती है और वो उससे कहती है, क्यों री करमजली, मैंने तुझसे चाय बनाने के लिए कहा था ना, लेकिन तुझसे अभी तक रसोई का काम भी खत्म नहीं हुआ। माँ वो मैं बस चाय बनाने ही जा रही थी, बस ये गंदे बर्तन धोने में थोड़ा सा टाइम लग गया। सुहानी के इतना कहते ही सुषमा सुहानी के बाल पकड़कर खींचते हुए कहती है, मेरे सामने ये बहाने बनाना बंद कर, वरना तुझे इस घर से बाहर निकालने में मुझे 2 सेकंड नहीं लगेगा, समझी? माँ प्लीज मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। तभी वहाँ पर सुषमा की बेटी नंदिनी आती है और वो भी अपनी माँ को भड़काते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सही किया माँ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आपको पता है मैंने इसे अपने ड्रेस प्रेस करने के लिए कहा था, लेकिन इसने अभी तक मेरा काम नहीं किया। नंदिनी मैंने तुम्हारी ड्रेस इसलिए प्रेस नहीं की क्योंकि प्रेस कई दिनों से खराब पड़ी है और मैंने माँ से प्रेस चेक करवाने के लिए कहा भी था। देखा माँ, अभी कैसे अपनी सारी गलती का इल्जाम आप पर लगा रही है। अरे पता नहीं ये मनहूस कहाँ से मेरी जिंदगी में आ गई, इस काली कलोटी को तो मैं कब का इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती, बस तेरे पिताजी की वजह से चुप बैठी हूँ। इतना कहकर सुषमा जैसी ही सुहानी पर हाथ उठाने जाती है, वैसी ही वहाँ पर सुहानी के पिता महेंद्र आ जाते हैं और वो सुषमा से कहते हैं, अरे बस करो सुषमा, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है। अरे मैंने अपनी बेटी के चलते ही तुमसे शादी की थी ताकि तुम उसे एक माँ का प्यार दे सको, लेकिन तुमने तो इस घर में आते ही मेरी बेटी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। उससे दिन भर घर का सारा काम भी करवाती हो, फिर भी तुम्हें उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता है। अरे इसके जैसे काली कलोटी लड़की को अपनी बेटी कहने से अच्छा तो मैं किसी कुत्ते को अपने घर पर पालना पसंद करूंगी, क्योंकि आपको क्या पता कि इस काली कलोटी के चक्कर में गली मोहल्ले के लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, और न ही मैं अपने किसी दोस्त को अपने घर बुला सकती हूँ। अरे मेरी बेटी काली है तो इसमें उसकी क्या गलती है, और वैसे भी इंसान का मन सुंदर होना चाहिए, ये ऊपरी सुंदरता तो बस कुछ दिनों की चमक चमक होती है, लेकिन तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा क्योंकि तुमने कभी मेरी बेटी को माँ का प्यार देने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन मेरे लिए मेरी दोनों बेटियाँ एक समान है, इसलिए सुहानी बेटा तुम चिंता मत करो, तुम बस फटाफट से मेरे लिए चाय बना कर लाओ, उसके बाद मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा जिसे देखकर तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। ठीक है पिताजी। अरे पिताजी ये क्या बात हुई, आप मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाए हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ही तोहफे लेकर आया हूँ। और इस तरह सुहानी फटाफट से सबके लिए चाय बनाकर हॉल में ले आती है, जहाँ सब लोग आराम से सोफे पर बैठे होते हैं। तभी महेंद्र अपनी दोनों बेटियों को तोहफे में बहुत ही सुंदर ड्रेस देता है, जिसे देखकर दोनों बहनें ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच पिताजी, ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसका ये कलर मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गोरी हूँ। लेकिन सुहानी की ये लाल कलर की ड्रेस तो बहुत अजीब लग रही है और इसके इस काले चेहरे पर तो ये बिल्कुल भी ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी। आपको तो इसके लिए व्हाइट कलर की ड्रेस लानी चाहिए थी। नंदिनी की ये बात सुनकर सुहानी उदास हो जाती है। तभी उसके पिता कहते हैं, नंदिनी तुम भी अपनी माँ की तरह अपनी बहन का मजाक उड़ाना बंद करो। अपने पिता की ये बात सुनकर नंदिनी का मुंह बन जाता है। तभी जब अगले दिन दोनों बहनें कॉलेज जाती है तो कॉलेज में नकुल नाम का एक बहुत ही अमीर और हैंडसम लड़का पढ़ा करता था और वो सुहानी को बहुत पसंद किया करता था, क्योंकि सुहानी भले ही दिखने में काली हो लेकिन वो मन की बहुत ही अच्छी और साफ दिल की लड़की थी, जिस वजह से नकुल उसे बहुत पसंद किया करता था। तभी जब नकुल सुहानी को कॉलेज में देखता है तो वो मन ही मन सोचता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुहानी से अपने दिल की बात कहकर रहूँगा, पर मैं उसे कैसे कहूँ। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, मैं सुहानी की बहन नंदिनी से बात करके देखता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। अरे नंदिनी तुम क्लास के अंदर क्यों नहीं जा रही हो, तुम्हें क्लास अटेंड नहीं करनी है क्या? तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, और हाँ खबरदार जो तुमने ये बात पिताजी को बताई तो। इतना कहकर नंदिनी क्लास से बाहर आ जाती है और कहती है, ये सही मौका है, आज मैं नकुल को अपने दिल की बात कहकर रहूंगी।
इतना कहकर नंदिनी नकुल के पास जाती है और उससे कहती है, हाय नकुल, कैसी हो तुम? क्या तुम आज क्लास में नहीं गए? नहीं, वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसका मतलब तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो? इतना कहकर नंदिनी मन ही मन सोचती है, लगता है नकुल भी मुझसे अपने दिल की बात कहना चाहता है। आखिर मैं हूँ ही इतनी सुंदर। वो दरअसल मैं तुम्हारी बहन सुहानी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? नकुल की ये बात सुनकर नंदिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, भला ऐसा कैसे हो सकता है? इस नकुल को मेरी काली कलूटी बहन कैसे पसंद आ सकती है? अरे मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। इतना कहकर नंदिनी गुस्से में घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को नंदिनी के खिलाफ सारी झूठी बातें बता देती है। जिसके बाद सुहानी के घर आते ही सुषमा उसे बहुत मारती है। तभी सुहानी कहती है, माँ, आखिर आप मुझे क्यों मार रही हैं? मेरी गलती क्या है? अरे मनहूस, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी का दिल दुखाने की? आज तेरी वजह से मेरी बेटी को उसका प्यार नहीं मिल पाया, क्योंकि वो लड़का मेरी बेटी को नहीं तुझे पसंद करता है। माँ, भला इन सब में मेरी क्या गलती है? हाँ माँ, भला इसमें सुहानी की क्या गलती है? आप इसे कुछ मत कहो और सुहानी तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर नंदिनी सुहानी को मारने के लिए उसे पहाड़ी के पास ले जाती है और उसे वहाँ से धक्का दे देती है। और सुहानी जैसी ही पहाड़ी से नीचे गिर रही होती है, वैसे ही एक सुंदर सी परी आकर सुहानी को बचा लेती है और उससे कहती है, सुहानी, क्या तुम ठीक हो? अरे, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? सुहानी, मैं एक परी हूँ, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ती ही मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी इस बहन ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। फिर भी मैं तुम दोनों को ये जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक देना चाहती हूँ, और इसमें से अगर तुम चांदी का फ्रॉक चुनती हो तो तुम लोगों की मदद कर सकती हो, और अगर तुम सोने का फ्रॉक चुनती हो तो तुम किसी भी चीज को सोने का बना सकती हो। परी की ये बात सुनकर नंदिनी कहती है, अरे वाह, फिर तो मैं ये जादुई सोने का फ्रॉक ही लूंगी ताकि मैं इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन सकूं। लेकिन मुझे तो ये चांदी का फ्रॉक ही चाहिए ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। इतना कहकर दोनों ही बहनें अपनी अपनी जादुई फ्रॉक पहन लेती है और वो जादुई फ्रॉक पहनती ही सुहानी बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है और वो गरीब और लाचार लोगों की मदद करने लगती है। वहीं नंदिनी घर जाती ही जादुई सोने के फ्रॉक से कहती है, हे मेरे जादुई सोने के फ्रॉक, मेरी आंखों के सामने जितनी भी चीजें तुम उन सभी चीजों को सोने का बना दो। नंदिनी इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है और वो भी सभी चीजों के साथ सोने की बन जाती है, जिसे देखकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, अरे माँ, ये आपको क्या हो गया है? अब सोने की मूर्ति कैसे बन गई? अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना कहकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी वहाँ पर सुहानी आती है और नंदिनी उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद सुहानी अपने जादुई चांदी की फ्रॉक की मदद से अपनी माँ को फिर से पहले की तरह बना देती है। जिसके बाद सुषमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी सुहानी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और खुशी खुशी सुहानी की शादी नकुल से करवा देती है। जिसके बाद दोनों ही बहनें अब हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। गरीब की जादुई सोने और चांदी की करवा चौथ की छलनी। गरीब रघुवीर एक बड़े से टाइल की फैक्ट्री में काम किया करता था और वहाँ पर उसके जैसे कई और गरीब मजदूर भी काम किया करते थे। तभी रघुवीर के हाथों से कुछ टाइल गिरकर टूट जाती है, जिसके बाद फैक्ट्री का मालिक हरिहर प्रसाद रघुवीर को बहुत सुनाता है और कहता है, क्यों रे रघुवीर, ये टाइल क्या तेरे बाप की है जिसे तू तोड़ता फिर रहा है? अब मेरे इस नुकसान का भुगतान कौन करेगा? इसलिए इस बार तुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। मालिक की ये बात सुनकर रघुवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर कहता है, नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। मेरे घर पर मेरे बीवी बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए, वरना मेरे घर पर आज चूल्हा नहीं जल पाएगा।
अरे तेरे घर का क्या मैंने ठेका ले रखा है? मैं तो यहाँ सिर्फ अपना नुकसान देखूंगा। चल जा, अब जल्दी से काम पर लग जा। रघुवीर के इतना कहने पर भी उसका मालिक उसकी एक नहीं सुनता है और उसके सारे पैसे काट लेता है। वहीं उसका परिवार घर के बाहर बैठे रघुवीर के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी रघुवीर का छोटा बेटा पिंटू कहता है, माँ बाबा कब आएंगे? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज माँ कुछ खाने के लिए बना दो ना। पिंटू की ये बात सुनकर शांति अपने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहती है, पिंटू बेटा, पिंकी बेटा, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। अभी बाबा राशन लेकर आते ही होंगे। फिर मैं तुम दोनों की मनपसंद दाल चावल बनाऊंगी। तुम लोगों को पसंद है ना? और इस तरह शांति अपने दोनों बच्चों को दिलासा देती है। तभी रघुवीर भी आंखों में आंसू लिए लाचार सा घर वापस आता है। तभी पिंकी कहती है, माँ वो देखिए बाबा आ गए। अब आप जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म दाल चावल बना दीजिए। क्या हुआ जी, आज आप फिर से राशन नहीं लाए? मुझे माफ कर देना शांति, पर मैं क्या करूं? मेरा मालिक बहुत ही निर्दयी किस्म का इंसान है। उसे हम गरीबों पर जरा भी तरस नहीं आता है। अरे आज मुझसे गलती से एक टाइल क्या टूट गई, उसने मेरी पूरी तनख्वाह ही काट ली। हे भगवान, अब क्या होगा जी? बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं। अब मैं भला इनको खाने के लिए कहाँ से ला कर दूं? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। पता नहीं भगवान हम गरीबों की और कितनी परीक्षा लेगा। तभी शांति रोते हुए अपने घर के अंदर जाती है। उसी समय उसे अपनी रसोई में थोड़ा सा आटा दिखाई देता है, जिसे देखकर शांति कहती है, चलो कम से कम ये थोड़ा सा आटा तो बचा है। इसी की कुछ रोटी बनाकर बच्चों को चटनी से खिला देती हूँ। कम से कम उनका पेट तो भरेगा। और इस तरह शांति थोड़े से आटे से कुछ रोटियां बनाकर अपने बच्चों को खिला देती है और ऐसे ही उन गरीबों की जिंदगी बीत रही होती है। तभी एक दिन जब शांति छलनी से आटा छान रही होती है, तभी उसकी छलनी पूरी तरह से टूट जाती है और यह देखकर शांति परेशान हो जाती है और कहती है, हे भगवान, इस छलनी को भी अभी ही टूटना था और इस बार तो ये इतनी बुरी तरीके से टूटी है कि मैं इसको दोबारा जोड़ भी नहीं सकती हूँ। कुछ सालों से जुगाड़ करके जैसे तैसे मैं इस छलनी से काम चला रही थी, पर अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं नई छलनी खरीद सकूं और कुछ ही दिनों में करवा चौथ भी आने वाला है। अब भला मैं इस साल अपने करवा चौथ का व्रत कैसे करूँगी? और इसी तरह करवा चौथ की चिंता में शांति का दिन गुजर रहे होते हैं। वहीं बाजार में करवा चौथ की चहल पहल मच जाती है। गांव की सभी औरतें करवा चौथ के लिए साड़ियाँ, कपड़े, गहने और तरह तरह की चीजें खरीदने लगती है। वहीं शांति अपनी सभी इच्छाओं को अपने दिल में दबाए घर में बैठी होती है, क्योंकि उसे अपने पति की आर्थिक स्थिति के बारे में पता था, इसलिए वो अपनी कोई भी ख्वाहिशें पूरा नहीं कर पाती थी। तभी रघुवीर उससे कहता है, अरे शांति, आज पड़ोस की सभी औरतें करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए बाजार जा रही है, तो क्या तुम नहीं जाओगी? अरे मैं भी भला तुमसे कैसा सवाल पूछ रहा हूँ, तुम भला कहाँ से जा पाओगी जब मैंने तुम्हें कोई पैसे दिए ही नहीं। मुझे माफ कर देना शांति, तुम भी सोच रही होगी कि कैसा पति मिला है जो तुम्हारी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकता है। इतना कहते हुए रघुवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर शांति अपने पति को समझाते हुए कहती है, सुनिए जी, ये साड़ी, कपड़े, गहने तो बस एक ऊपरी दिखावा है। मुझे तो बस मेरे पति का साथ चाहिए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना है। इसलिए अगर आपको मुझे कुछ देना है तो आप मुझे 30 से 40 रुपए दे दीजिए, ताकि मैं बाजार जाकर छलनी खरीद सकूं। शांति की ये बात सुनकर रघुवीर उसे 50 रुपए निकाल कर देता है, जिसके बाद शांति फटाफट से अपने घर का सारा काम खत्म करके बाजार जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसके हाथ से उसका सिंदूर का डिब्बा छूटकर गिर जाता है। और ये देखकर शांति बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, हे भगवान, ये कैसा अपशगुन हो गया? मेरे पति की रक्षा करना भगवान। इतना कहकर जब शांति बाजार जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो रास्ते पर जा रहे लोगों से भीख मांग रही होती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा, इस बूढ़ी औरत की मदद करो। तभी वहाँ से गुजर रही एक सुंदर सी साड़ी, गहने पहनी हुई औरत उस बूढ़ी औरत को देखकर कहती है, अरे पता नहीं कहाँ से भीख मांगने वाले आ जाते हैं।
चलो हटो मेरे रास्ते से। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी शांति से उस बूढ़ी औरत का दर्द नहीं देखा जाता और वो बिना कुछ सोचे समझे 50 रुपए उस बूढ़ी औरत को पकड़ा देती है और कहती है, ये लीजिए अम्मा, मेरे पास बस इतने ही हैं, पर इससे आपका आज पेट जरूर भर जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। चौथ माता करे तुम्हारे सुहाग की उम्र बहुत लंबी हो। और इस तरह शांति बिना छलनी खरीदे घर वापस आ जाती है। लेकिन घर पहुंचती ही वो देखती है कि उसका पति जख्मी हालत में घर में पड़ा होता है और ये देखकर शांति घबरा जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हुआ जी? आपको इतनी ज्यादा चोट कैसी लग गई? शांति के इतना कहने पर भी रघुवीर कुछ नहीं बोल पाता है और इसी तरह घाट पर पड़ा रहता है। और देखते ही देखते करवा चौथ का दिन आ जाता है, जहां सभी औरतें सज धज कर सरगी में तरह तरह के पकवान खा रही होती है। वहीं लाचार शांति अपनी गरीबी के चलते भूखे प्यासे घर में बैठी होती है और चौथ माता को याद करती है। हे चौथ माता, और कितने दिन दुख देखने पड़ेंगे मुझ सुहागन को। आज के दिन भी मेरे पति बेजान हालत में घर में पड़े हैं। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। क्या इस साल करवा चौथ पर मेरा परिवार भूखे प्यासे ही पड़ा रहेगा? शांति इतना कह ही रही होती है कि तभी हाथ में छलनी लिए वो बूढ़ी औरत उसके घर आती है और कहती है, आखिरकार मुझे तुम्हारा घर मिल ही गया। ये लो बेटी, ये छलनी तुम रख लो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत शांति को वो छलनी देकर वहाँ से चली जाती है। तभी सबके घरों में स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनता देखकर शांति के दोनों बच्चे कहते हैं, माँ, आज के दिन सबके घर में कितने सारे पकवान बन रहे हैं, क्या आप कुछ नहीं बनाओगी? काश हम भी दूसरों की तरह आज के दिन पकवान खा पाते। बच्चों के इतना कहते ही अचानक से वहाँ पर एक चमत्कार होता है और वो साधारण सी दिखने वाली छलनी अचानक से चमक उठती है और जादुई सोने और चांदी की छलनी में बदल जाती है और उस छलनी में से तरह तरह के स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बाहर निकलकर आने लगते हैं। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी शांति उस जादुई छलनी को आजमाने के लिए एक बार फिर से कहती है, अगर तुम सच में एक जादुई छलनी हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति को इसी वक्त ठीक कर दो। शांति के इतना कहते ही उस जादुई छलनी में से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी रघुवीर के ऊपर जाकर समा जाती है, जिसके बाद रघुवीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ये देखकर शांति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और इस तरह जादुई छलनी की मदद से शांति की सभी दुख तकलीफें दूर हो जाती है और अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। और अब शांति भी दूसरी औरतों की तरह 16 श्रृंगार करके अपने पति के साथ हंसी खुशी करवा चौथ का त्योहार मनाती है और साथ ही वो गरीब महिलाओं की भी मदद करती है। लंबे पैर वर्सेस छोटे पैर वाली बहू। भीमा और दीनू नाम के दो सगे भाई रहा करते थे, लेकिन बचपन से ही दोनों के बीच आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हमेशा उन दोनों के बीच किसी न किसी चीज को लेकर कंपटीशन चलता ही रहता था और ऐसे ही समय के साथ साथ वे दोनों भाई अब बड़े हो जाते हैं और वहीं भीमा को मीना नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो अपने घर में बिना किसी को बताए उससे मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और मीना को लेकर अपने घर आता है। वहीं भीमा की मां कमला उसके साथ एक लड़की को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे भीमा बेटा, ये तो किस लड़की को अपने साथ उठा लाया है? क्यों माँ, आपको मीना पसंद नहीं है? मैं तो आपके लिए एक बहू लेकर आया हूँ जो आपके घर के कामों में आपका हाथ बटा सके। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन क्या तुझे इसके अलावा और कोई लड़की नहीं मिली क्या? कमला को मीना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि मीना दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके दोनों पैर बहुत ज्यादा छोटे थे, जिसकी वजह से उसकी हाइट बहुत ज्यादा कम लगती है। और इसी वजह से कमला कहती है, अरे ये तू कैसी बौनी लड़की को उठा लाया है? अरे कम से कम अपनी हाइट देख और इसकी हाइट देख, ये तो तेरे कमर तक भी नहीं आ रही है।
कमला की ऐसी बातें सुनकर मीना को बहुत बुरा लगता है। उसी समय मीना कहती है, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई बौनी नहीं हूँ। वो तो बस मेरे शरीर के मुताबिक मेरे पैर बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से मेरी हाइट थोड़ी कम लगती है। मीना इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर भीमा का छोटा भाई दीनू आ जाता है और वो अपने बड़े भाई का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे थोड़ा छोटा नहीं भाभी, बहुत छोटे हैं आपके पैर, इसलिए आप तो भैया के कंधे तक नहीं आ पा रही हो। दीनू, जबान संभाल के बात करो। मीना तेरी भाभी है और मेरी पत्नी है, तो तू उसका इस तरह मजाक नहीं उड़ा सकता। अरे क्यों नहीं उड़ा सकता हूँ मेरे प्यारे भैया, आपने तो इनसे शादी करके आपने हमारे घर की नाक ही कटा दी है। अब देखना, मैं माँ के लिए इससे भी ज्यादा सुंदर बहू लेकर आऊंगा, जिसकी हाइट भी आपकी पत्नी से ज्यादा होगी। दीनू की ऐसी बातें सुनकर मीना कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि वो बेचारी कह भी क्या सकती थी। इसलिए मीना घर में आते ही कमला के कामों में हाथ बटाने लगती है और कमला से कहती है, माँ जी, आप मुझे बताइए क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ, आप जब तक जाकर आराम कर लीजिए। अरे नहीं बहू, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तो ऐसे घर में आते ही मैं तुम्हें काम करने के लिए भला कैसे कह सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, इस घर की जिम्मेदारी को निभाना तो मेरा फर्ज है ना, इसलिए आप मुझे प्लीज काम करने से मना मत कीजिए। और ऐसे ही दीनू हर रोज भीमा का मजाक उड़ाता रहता है, जिस वजह से एक दिन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। और उसी दिन दीनू सोचता है, मुझे अब शादी कर ही लेनी चाहिए, वो भी ऐसी लड़की से जो भाभी के मुकाबले बहुत अच्छी हो। और ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो जाती है और अगले दिन जब दीनू अपने काम पर जाता है तो उसी दिन उसके ऑफिस में एक नई लड़की आती है जिसका नाम प्रेमा होता है। और प्रेमा के दोनों पैर बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा लंबी होती है और वह उस ऑफिस की सबसे लंबी लड़की होती है। इसलिए दीनू उसे देखते ही सोचने लगता है, हाँ, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जिसके पैर बहुत ज्यादा लंबे हो। इसके सामने भाभी तो एकदम चींटी के समान लगेगी। अब मुझे कैसे भी करके इससे शादी करनी होगी। इतना सोचकर दीनू ने कुछ दिनों में प्रेमा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और प्रेमा ने भी शादी करने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि ज्यादा लंबे पैर होने की वजह से उसकी भी शादी नहीं हो पा रही थी। इसलिए दीनू के प्रस्ताव रखने पर प्रेमा फटाफट से हाँ कर देती है और वे लोग भी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। और फिर दीनू प्रेमा को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। तभी कमला प्रेमा को देखते ही कहती है, अरे दीनू बेटा, ये कौन है? अरे माँ, ये आपकी छोटी बहू प्रेमा है। लेकिन बेटा, ये तो बहुत ज्यादा लंबी है और इसके पैर तो बिल्कुल खम्बे की तरह है। क्या तुझे यही लड़की मिली थी? उसी समय प्रेमा कहती है, नमस्ते माँ जी। इतना कहकर प्रेमा जैसे ही कमला के पैर छूने जाती है, वैसे ही कमला कहती है, अरे रहने दो, पता नहीं भगवान ने मेरे नसीब में क्या ही लिखा है। एक बहू जिसके पैर छोटे हैं और दूसरी बहू जिसके पैर खंभे जैसे हैं। इतना कहकर कमला अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि कमला ने भी दूसरों की तरह ही अपनी बहू को लाने का एक सपना देख रखा था। लेकिन उसकी दोनों बहुएं तो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी और इसी वजह से दीनू भीमा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ भैया, कैसी लगी मेरी पत्नी? अरे मेरी पत्नी के सामने तो आपकी पत्नी बिल्कुल चींटी के समान लग रही है। अरे बंद कर अपना मुंह। मेरी पत्नी फिर भी मेरे सामने ठीक लगती है, लेकिन तेरी पत्नी तो तेरे सामने एकदम खंभे की तरह लगती है। और इसी तरह दोनों भाइयों के बीच लड़ाई देखकर दोनों बहुएं भी आपस में लड़ने लगती है। अरे ओ चींटी के समान भाभी, जल्दी से मेरे लिए चाय बनाओ, वरना तुम्हें उठाकर इस पंखे पर टांग दूंगी। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे पंखे पर टांगेगी? खुद तो खम्बे की जैसी दिखती है, तेरे ऊपर तो बिजली की सारी तारें बांध देनी चाहिए। अच्छा, तो तू मुझे बांधेगी? पहले मेरे हाथ तो छूकर दिखा, छोटे पैर वाली। और इसी तरह घर में चारों तरफ लड़ाई देखकर कमला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, हे भगवान,
इन लोगों ने तो मिलकर मेरे पूरे घर में महाभारत छेड़ दिया है। अरे पहले मेरे दोनों बेटे क्या कम थे, जो अब ये लंबे पैर और छोटे पैर वाली बहुओं ने भी आते ही शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में ऐसी बहुएं नहीं चाहिए। कमला के ऐसा कहते ही सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपको पता है ना मैं मीना से कितना प्यार करता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। तुम दोनों इसी वक्त अपनी पत्नियों को उनके घर छोड़ कर आओ, क्योंकि मैं अपने घर में शांति चाहती हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। इतना बोलकर कमला अपने कमरे में चली जाती है और उसकी बात सुनकर दोनों बहुएं भी अपना सामान पैक करने लगती है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इस घर में सिर्फ कमला की ही चलती है। तभी कुछ देर बाद अचानक से बहुत तेज तूफान आ जाता है और कमला का घर बहुत पुराना बना हुआ था, जिस वजह से उसकी एक तरफ की दीवार गिर जाती है और कमला कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये घर तो मेरे पति की आखिरी निशानी थी, अब मैं क्या करूंगी? उसी समय उसकी दोनों बहुएं आती है और उससे कहती है, माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम दोनों हैं ना, हम ये दीवार बिल्कुल ठीक कर देंगे। लेकिन तुम लोग ये काम कैसे करोगी? माँ जी, ये आप हम दोनों पर छोड़ दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। और ऐसे ही दोनों बहुएं एक हो जाती है और दोनों मिलकर घर की दीवार को वापस से ठीक कर देती है, जिसे देखकर कमला कहती है, जैसे तुम लोगों ने एक साथ मिलकर इस घर की दीवार को ठीक कर दिया, वैसे ही जब तुम लोग एक साथ मिलकर रहोगी तो फिर तुम लोग अपने घर के रिश्तों को मजबूत कर लोगी, क्योंकि तुम दोनों के पास अपनी अपनी एक खूबी है और जब तुम दोनों उसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगी तो तुम लोगों के सारे काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। इसका मतलब आप हमें वापस नहीं भेज रही हो माँ जी? नहीं बहू, अब तुम दोनों जैसी भी हो, आखिर हो तो मेरी बहू ही ना। और वैसे भी अगली बार जब तूफान आएगा तो मेरे घर की दीवार को कौन ठीक करेगा? इतना कहकर सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और उन लोगों के बीच जो भी नाराजगी होती है वो सब दूर हो जाती है और वे लोग सभी मिलकर एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।